इशिका आशा जी के कमरे के बाहर खड़ी थी। वो दरवाज़ा धीरे से नॉक करती है। जब आशा जी अपनी अलमारी खोलकर खड़ी हुई थी, आशा जी ने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो इशिका ऑरेंज कलर की नेट साड़ी पहने हुए खड़ी थी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। अंदर आ जाओ, आशा जी बोली और अलमारी बंद करके 3 बॉक्स निकाल कर अपने बेड के पास रख दिए। दादी माँ, आपने बुलाया? इशिका अंदर आते हुए पूछी। हाँ, बैठो यहाँ, आशा जी ने कहा तो इशिका वहीं बेड पर बैठ गई। वो थोड़ा झिझक के साथ आशा जी को देख रही थी। इशिका, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप जब इस घर में शादी करके आई तो हमने क्या, हमारे पूरे परिवार ने आपको नहीं अपनाया और ना ही आपकी शादी से जुड़ी आगे की कोई रस्में वगैरह हुई। इसलिए आज हम आपको सही मायनों में इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने खुद इस घर में अपनी वो जगह बनाई है जो इस घर की सभी बहुओं की होती है, और इसलिए आज हम आपकी मुंह दिखाई करना चाहते हैं। आशा जी बोली रही थी जब एक आवाज़ ने उन दोनों का ध्यान खींचा। माँ, मुंह दिखाई? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कब से इस रस्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब हम खुद अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाएंगे। स्नेहा जी अंदर आते ही बोली और इशिका के चेहरे पर हाथ फेरा। लेकिन दादी माँ, इन सब की क्या ज़रूरत? इशिका बोल ही रही थी कि जब आशा जी ने उसे हाथ दिखाकर चुप करवा दिया। ये हमारा फैसला है कि आज आपकी मुंह दिखाई होगी तो ज़रूर होगी। ये रस्म तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमने ही देर कर दी। मगर अब और देर नहीं करूँगी, इसलिए आज रस्म में आप ये गहने पहनेंगी। कहते हुए आशा जी ने एक बड़े रानी हार का बॉक्स खोलकर सामने रख दिया। दूसरे बॉक्स में डायमंड के भारी कंगन थे और तीसरे बॉक्स में भारी झुमके, जो रानी हार से अटैच्ड थे। माँ, ये सब तो पारुल जी का है। बोलते हुए स्नेहा जी भावुक हो गईं। फिर बोली, पारुल जी शब्द की माँ थी जो अब। कहते हुए स्नेहा जी फिर से चुप हो गई, क्योंकि आशा जी ने उनका कंधा दबा दिया था। बीती बातों को बार बार याद करके दिल को दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि यादें हमेशा दर्द देती हैं और दर्द को याद नहीं रखा जाता। इसलिए वो सब छोड़िए और इशिका की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि वक्त नहीं है आपके पास। और इशिका, आप अभी अपने रूम में नहीं जाएंगी। अभी आप गेस्ट रूम में जाइए। जब आपकी मुंह दिखाई की रस्म हो जाएगी, तब आप अपने कमरे में जा सकती हैं। आशा जी ने कहा तो इशिका और स्नेहा जी जाने लगी। 1 मिनट स्नेहा बहू, आप शब्द को बता दीजिएगा कि आज वो ऑफिस नहीं जाएंगे, क्योंकि रस्म में उनका रहना ज़रूरी है और हमें आपसे कुछ खास बात करनी है, राहुल और राधिका के बारे में। इसलिए दरवाज़ा बंद कर दीजिए। वही शब्द अपने कमरे में इशिका का इंतजार कर रहा था। उसके कान में बार बार इशिका के शब्द गूंज रहे थे। मेरे और शब्द के बीच में जो है वो प्यार है। इशिका के ये शब्द शब्द के दिल की धड़कन को बढ़ा रहे थे। शब्द के चेहरे की खुशी उसे संभाले नहीं संभल रही थी। वो बेचैनी से इशिका का इंतजार कर रहा था, लेकिन इशिका का कोई अता पता ही नहीं था। वो सोच ही रहा था जब उसके कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला। इसी कहते हुए शब्द पलटा तो स्नेहा जी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। हाँ, कोई किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। स्नेहा जी अंदर आते हुए बोली तो शब्द अपने सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। कोई बात नहीं, होता है। वैसे आज जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, वो रात से पहले इस रूम में नहीं आने वाली, क्योंकि आज उसकी मुँह दिखाई की रस्म है और माँ का आदेश है कि आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, क्योंकि रस्म में तुम्हारा रहना आवश्यक है। कहकर स्नेहा जी जाने लगीं, फिर रुककर पलटकर बोलीं, इशिका को देने के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट सोच लेना। कहकर मुस्कुराते हुए स्नेहा जी उसके कमरे से चली गईं। शाम का वक्त पूरा राठौर पैलेस मेहमानों से भरा हुआ था। आज इशिका की मुंह दिखाई की रस्म थी, जिसके लिए आज पूरा मुंबई शहर आमंत्रित था। इसी, आज तुम इस लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही हो। शब्द जीजू तो तुम्हें देखकर एक बार फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाएंगे। पायल इशिका को आईने में देखते हुए बोली, और नहीं तो क्या, मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। कहते हुए स्नेहा जी अपनी आंखों का काजल इशिका के कान के पीछे लगा दिया। इशिका ने गोल्डन ब्राउन कलर का लहंगा पहना था, जिस पर उसने पारुल जी का रानी हार, डायमंड के बैंगल्स और साथ में रानी हार के साथ वाले झुमके भी पहने थे। उस जिसमें आज इशिका कह ढा रही थी कि तभी अचानक इशिका के रूम का दरवाज़ा खुला।
सबने पलटकर देखा तो शब्द ने इंडो वेस्टर्न फ्लावर पैटर्न ऑरेंज कुर्ता पहन रखा था। शब्द को देखकर तीनों मुस्कुराती हुई वहां से चली गईं। शब्द दरवाजे की तरफ आया और उसे अंदर से बंद करके इशिका की तरफ मुड़ा। इशिका आईने की तरफ मुंह करके खड़ी थी। इस वक्त उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उधर शब्द आईने में से ही इशिका की खूबसूरती को देखे जा रहा था। उसकी माँ का हार, कंगन और झुमके इशिका के ऊपर बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, जिसे देखकर शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसके कदम खुद ब खुद धीमे धीमे इशिका की तरफ बढ़ने लगे। शब्द को अपनी तरफ आता देखकर इशिका खुद में ही सिमटती जा रही थी। शब्द इशिका के पीछे आकर खड़ा हुआ कि इशिका खुद में ही कहीं छुपने लगी। इशिका की नज़रें अपने आप ही झुक गई थीं। वो शब्द को देखने के लिए अपनी नज़रें तक नहीं उठा पा रही थी। इसी शब्द इशिका के कान में झुककर अपनी सेडेक्टिव वॉइस में बोला, जिससे सुन इशिका के अंदर सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी पलकें उठाकर आईने में शब्द की तरफ देखा। शब्द भी आईने से ही इशिका की तरफ देख रहा था। दोनों की ही नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी, मगर लफ्ज मौन थे। शब्द की उंगलियां अपने आप ही इशिका की बाह से होते हुए धीरे धीरे नीचे उसके हाथ की तरफ बढ़ने लगीं। शब्द का स्पर्श पाकर इशिका की आंखें बंद हो गईं। शब्द इशिका के और नज़दीक बढ़ने को हुआ ही था कि इशिका पलटकर उससे दूर जाने लगी। वो इस वक्त शब्द से कहीं छिप जाना चाहती थी, लेकिन शब्द ने इशिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इशिका की धड़कन और तेजी से दौड़ने लगी। शब्द ने एक झटके से इशिका को अपनी तरफ खींचा, जिससे इशिका के दोनों हाथ शब्द के सीने पर आ टिके। इशिका का चेहरा शब्द के सीने में छिप गया था। शब्द ने अपने हाथ इशिका की कमर के चारों ओर कस दिए थे। इशिका ने अपना चेहरा उठाकर शब्द के चेहरे की तरफ देखा, जिसे शब्द बड़े प्यार से निहार रहा था। इशिका के कुछ बाल इशिका के चेहरे पर आकर चिपक गए थे। शब्द की उंगलियां इशिका के चेहरे की तरफ बढ़ने लगीं, जिसे देख इशिका की आंखें बंद हो गईं। शब्द की उंगलियां इशिका के चेहरे को छू रही थीं, जिससे इशिका के हाथ की मुट्ठी कसती जा रही थी। शब्द प्लीज, इशिका अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली। शब्द ने इशिका के बालों को इशिका के कान के पीछे लगाया ही था कि उसकी नजरें इशिका के चेहरे पर टिक गईं। इशिका की घबराहट को देखकर शब्द के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो इशिका के चेहरे पर धीरे धीरे झुकने लगा। शब्द इशिका के चेहरे पर झुक रहा था, जिससे दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। शब्द की भी आंखें बंद हो गई थीं। दोनों की नोज एक दूसरे से टच होने लगी थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। शब्द के होंठ इशिका के होंठों की तरफ बढ़ रहे थे, जब दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने के कारण दोनों का ध्यान टूटा। दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोल लीं। इशिका के सामने शब्द का चेहरा था, जो उसके काफ़ी क्लोज था। तभी फिर से दरवाजे पर नॉक होने की वजह से इशिका ने शब्द के सीने पर जोर से धक्का दिया और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। शब्द इशिका को उसकी हरकत से हैरानी से देख रहा था। फिर अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इशिका ने दरवाज़ा खोला तो बाहर पायल खड़ी थी, जो उसे लेने आई थी। इशिका तो खुद वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहती थी, इसलिए उसने जैसे ही पायल को देखा, उसका हाथ पकड़कर इशिका रूम से बाहर निकल गई। इसी तुम्हारी इस हरकत ने मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया है, और अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक भागोगी। आज तो हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कहकर शब्द ने अपना फ़ोन पर किसी को कॉल करते हुए कमरे से निकल गया। बाहर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो चुकी थी। सभी लोग इशिका को उपहार देकर उसे ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। आशा जी ने इशिका को खानदानी कंगन दिया था। माया जी ने भी ना चाहते हुए उसे एक सफ़ेद मोतियों वाला हार दिया था, और स्नेहा जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में इशिका को अपना सबसे कीमती चीज़, अपना प्यार भरा आशीर्वाद और एक डायमंड का सेट दिया था। सबके चले जाने के बाद इशिका को फिर से गेस्ट रूम में भेज दिया गया था, क्योंकि इस वक्त शब्द का रूम डेकोरेट किया जा रहा था। सभी नीचे हॉल में बैठे थे। आशा जी, जगवंत जी, माया जी, वीर जी और स्नेहा जी बैठे हुए थे। बाकी राधिका, राहुल और पायल शब्द का रूम डेकोरेट कर रहे थे। काया और रुद्राक्ष क्लब गए हुए थे। शब्द कामत के साथ में था। इशिका गेस्ट रूम में थी। हमने आज स्नेहा से बात की, आशा जी बोली। किस बारे में माँ? वीर जी ने आशा जी के चेहरे को देखते हुए पूछा। राहुल और राधिका के रिश्ते के बारे में, आशा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली।
मगर माँ उसकी ज़रूरत ही क्या है? हम राधिका की शादी राहुल से, ये सही नहीं है। माया जी बीच में बोलीं। हमने आपसे आपकी राय नहीं मांगी माया, और वैसे भी आपकी जो हरकतें सामने आई हैं उसके बाद भी आप हमारे बीच हमारे साथ में बैठी हैं, वही बहुत है आपके लिए, वरना आप तो इस घर से बाहर नजर आती। आशा जी माया जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली तो माया जी की नज़रें झुक गईं। उनका चेहरा अपमान के गुस्से से तन गया। हमने सोचा है कि हम अगले हफ्ते ही राधिका और राहुल की सगाई कर अगले महीने उन दोनों की शादी करवा देंगे। वीर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आशा जी ने पूछा। नहीं माँ, हमें भी राहुल पसंद है। हमें हमारी राधिका के लिए राहुल से बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। वीर जी बोले तो स्नेहा जी मुस्कुरा दी। वही शब्द कामत के साथ ऊपर टेरेस पर था। वो इस वक्त इसिका के लिए कुछ प्लान कर रहा था। सबने टेरेस पर काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था। स्विमिंग पूल के पास एक राउंड टेबल, जिस पर उसने गुलाब, कैंडल्स और बैलून उस पूरे राउंड टेबल को सजाया हुआ था। पूरे स्विमिंग पूल के आसपास भी रोज पेटल्स और बैलून बिखरे हुए थे। वहीं टेबल के आसपास एक राउंड शेप में गद्दा बिछा हुआ था, जिसके चारों तरफ सफ़ेद कार्टन से उसे एक टेंट का रूप दिया गया था। उस बेड के चारों तरफ भी रोज पेटल्स और बैलून बिखरे हुए थे। स्विमिंग पूल के पानी के ऊपर रोज पेटल से आई लव यू लिखा गया था, और नीचे इसिका का दिया हुआ नाम शब्दिका भी लिखा हुआ था। काम पूरा होते ही शब्द ने कामत के फ़ोन से इसिका को मैसेज किया। इसिका मैम, आप जल्दी से ऊपर टेरेस पर आ जाइए। शब्द सर को बहुत चोट आ गई है। लिखकर शब्द ने फ़ोन कामत को देकर उसे जाने का इशारा कर इसिका का इंतज़ार करने लगा। उधर इसिका बाथरूम से बाहर आई। उसने इस वक्त पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। तब वो टॉवल से अपना फेस पोंछ रही थी जब उसे अपने फ़ोन में मैसेज की बीप सुनाई पड़ी। इसिका ने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो मैसेज पढ़कर उसके हाथ से उसका फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। उसे शब्द की चिंता सताने लगी। वो टेरेस की तरफ भागी। उधर शब्द इसिका के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सारी डेकोरेशन को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो अचानक से ही बोला, बस कुछ पल और, फिर मेरी इसी आज मेरी बाहों में होगी। आई एम वेटिंग माई डियर इसी। 3, 2, 1। और फिर पूरे टेरेस की लाइट ऑफ हो गई। ठीक उसी वक्त टेरेस का दरवाज़ा खुला जब इसिका शब्द का नाम लेते हुए आई। शब्द, 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 आप ठीक हो? शब्द, शब्द। तभी इसिका को अपने आसपास कुछ महसूस हुआ। आसपास काफ़ी अंधेरा था। इसिका को यह सब देख उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उसे शब्द की चिंता सता रही थी। वो रोने वाली ही थी कि तभी अचानक से पूरे टेरेस पर रोशनी हो गई। सामने शब्द अपने पैंट के दोनों जेब में हाथ डाले खड़ा मुस्कुरा रहा था। लाइट के जलते ही इसिका ने अपने आसपास देखा तो आसपास की डेकोरेशन देख वो चौंक गई। फिर उसकी नज़रें शब्द के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। शब्द को ठीक देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तभी आसमान में पटाखों की आवाज़ से इसिका ने सिर उठाकर ऊपर देखा, जिस पर पटाखों के जलने से उस पर आई लव यू लिखा आ रहा था, और फिर शब्दिका भी लिखकर आने लगा। सब इसिका की तरफ बढ़ा और इसिका का हाथ पकड़कर उस राउंड टेबल के पास लेकर आया। शब्द ने पहले इसिका को बैठाया और खुद भी उसके सामने जाकर बैठ गया। शब्द की नज़रें इसिका के चेहरे पर जमी हुई थीं। इसिका भी अपने आसपास की डेकोरेशन को ही देख रही थी। आई लव यू इसी। शब्द के अचानक बोलने पर इसिका ने शब्द की ओर देखा। इसी, मुझे तुमसे प्यार पूरे 4 सालों से है। शब्द ने कहा तो इसिका चुपचाप शब्द के चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगी। हाँ इसी, मैं तुमसे 4 सालों से प्यार करता हूँ। उस वक्त से जब मैं तुमसे पहली बार एक सुनसान रास्ते पर मिला था, जब तुम कुछ लड़कों से बचकर भाग रही थी, तब मैं भी उस रात उसी सुनसान सड़क पर खड़ा था। तब उस समय मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके लिए मैं वहाँ रुका था। मैं अपनी गाड़ी ठीक कर गाड़ी में बैठने ही वाला था कि मेरा फ़ोन बज उठा, और ठीक उसी वक्त तुम आकर मेरी पीठ से जा लगी। शब्द ने कहा। तब इसिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसी दिन तो उसकी वो पायल भी खोई थी। कैसे भूल सकती थी वो रात? कैसे भूल सकती थी उस शख्स को जिसने उसकी मदद की थी, और उस शख्स को उसने ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा था और छुपकर भाग गई थी। उस वक्त मैं तुम्हारा चेहरा देख नहीं पाया था, लेकिन उन लड़कों को भगाने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा
कि तुम जा चुके थे, लेकिन मुझे उस वक्त तुम्हारी कुछ खास चीज़ मिली। शब्द ने आगे कहा तो इशिका की आंखें शब्द के चेहरे पर गड़ गईं। शब्द उठा और एक तरफ चला गया। फिर जब वापस आया तब उसके हाथ में एक लाल बॉक्स था। शब्द ने वो लाल बॉक्स इशिका की तरफ बढ़ा दिया। इशिका उस लाल बॉक्स को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उस बॉक्स में क्या है। कांपते हाथों से इशिका ने उस लाल बॉक्स को लिया और खोला तो उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क आई। उसमें इशिका की वही दोनों खोई हुई पायल थी जो इशिका की माँ की थी। इशिका उन पायलों को देखकर बहुत भावुक हो गई थी। इशिका के आंसू बहने लगे। शब्द आया और उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ देर तक शब्द इशिका को संभालता रहा। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जिसे मैंने 2 बार खो दिया था। मैं 10 साल की थी जब मुझे पता चला कि मेरी माँ सगी माँ नहीं थी। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया था। एक्चुअली मेरी माँ तो कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक अनाथालय से गोद लिया था। लेकिन मेरी असली माँ ना होते हुए भी उन्होंने मुझे कभी पराया नहीं समझा, हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा। मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि मेरी असली माँ ने मुझे अनाथालय क्यों छोड़ा। क्या मैं उनके किसी पाप का? इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने इशिका के होंठ पर अपने होंठ रख दिए और डीपली किस करने लगा। इशिका की भी आंखें बंद हो गईं। दोनों उस किस में बहते जा रहे थे। 10 मिनट बाद शब्द अलग हुआ तो बोला, दोबारा ये सब तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए इसी, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल चलो डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कहकर शब्द उठा और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। शब्द टेबल पर रखी 2-3 ग्लासेस को हटाया तो उसमें सब कुछ इशिका की पसंद की डिशेस रखी थी, जिसमें एक में पानी पूरी, एक में पापड़ी चाट और एक में दही भल्ले और दूसरे ग्लास में खीर पूरी जो कभी इशिका की माँ इशिका के लिए उसके बर्थडे पर बनाती थी। सब कुछ देख इशिका और भी भावुक होती जा रही थी। इशिका के पास शब्द ही नहीं बचे थे कुछ भी कहने के लिए। शब्द ये सब पायल ने बताया था मुझे, शब्द ने कहा तो इशिका अपनी जगह से उठी और शब्द के गले लगकर खुशी से बोली, शब्द आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस समय क्या फील कर रही हूँ, पर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव यू शब्द, आई लव यू सो 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 मच। अचानक से इशिका ने जो कुछ भी भावुकता में कहा उसे सुन शब्द चौंक गया था। आई लव यू शब्द, आई लव यू। इशिका के दोबारा कहने से शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके भी हाथ इशिका के इर्द गिर्द कस गए थे। डिनर करने के बाद शब्द ने इशिका को अपनी गोद में उठाया और उसे उठाकर उसी टेंट के राउंड से वाले गद्दे पर जाकर उसे धीरे से लेटाया और फिर खुद भी इशिका के ऊपर आकर लेट गया। इस वक्त इशिका शब्द के नीचे थी। इशिका और शब्द दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ही टिकी थीं। शब्द आप, इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने उसके होंठों पर उंगली रख उसे चुप करा दिया। इशिका की धड़कन बहुत तेज गति से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी मुट्ठी अपनी चादर पर कस गई थी, लेकिन शब्द की नज़रें धीरे धीरे इशिका के चेहरे से होते हुए उसके होंठों पर चली जाती हैं, जिसे देख उसे अपना गला कुछ सूखा सूखा सा लगता है। सॉरी इसी, मगर आज मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। कहते हुए शब्द ने अपनी आंखें बंद कर इशिका के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। इशिका पहले तो फ्रीज हो गई, लेकिन फिर उसके हाथ भी शब्द के कंधे और बालों में चले गए। इशिका के हाथ शब्द के बाल में चल रहे थे और दूसरा हाथ शब्द के कंधे को सहला रहे थे। अब इशिका भी शब्द का पूरा साथ दे रही थी। लगभग 20 मिनट बाद जब दोनों की सांस उखड़ने लगी तब शब्द ने उसके होंठों को छोड़ा और अपना सिर इशिका के सिर से टिका दिया और गहरी सांसें लेने लगा। इस वक्त दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थीं कि तभी अचानक से मौसम भी कुछ मेहरबान होने लगा, जैसे आज मौसम शब्द और इशिका के मिलन का साक्षी बनने जा रहा हो। आकाश में बिजली तेज तेज चमकने लगी और साथ ही हवाएं भी तेज हो गई थीं, जिससे सारे कैंडल्स हवा की वजह से बुझ गए। सब कुछ हवा से उड़ने लगा। बिजली की तेज आवाज़ सुन शब्द और इशिका की आंखें खुल गईं। शब्द इशिका के ऊपर से उठा और जल्दी से कहा, इसी चलो अपने रूम में चलते हैं, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। यह कहकर शब्द ने इशिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें उन दोनों के ऊपर पड़ने लगीं। इशिका के शब्द की तरफ बढ़ते हाथ रुक गए। क्या कर रही हो इशिका, जल्दी चलो नहीं तो भीग जाओगी, शब्द ने कहा और लगभग इशिका का हाथ पकड़ ही लिया था, लेकिन
शब्द के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए। सब, आपको जाना है तो जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बारिश में बस भीगना है, कहकर ऋषिका वहाँ से उठी और भागती हुई स्विमिंग पूल के पास आकर खड़ी हो गई। शब्द उसे बस पुकारता रह गया, इसी इशिका। लेकिन इशिका ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने दोनों हाथ फैलाकर ऊपर आकाश को देखने लगी। उसके ऐसा करते ही बारिश भी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। इशिका बारिश में भीग रही थी। शब्द भी भागते हुए इशिका के पास आया और इशिका का हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाने लगा। इशिका, चलो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं, मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो जाइए, कहकर इशिका ने हाथ छुड़ाया ही था कि उसका स्विमिंग पूल के पास फैले पानी पर इशिका का पैर फिसला, जिससे इशिका का बैलेंस बिगड़ा और गिरने को हुई। इशिका को गिरता देख शब्द इशिका की ओर लपका, लेकिन वो इशिका को पकड़ पाया ही था कि साथ ही उसका भी बैलेंस बिगड़ गया और शब्द इशिका के साथ ही उस स्विमिंग पूल में जाकर गिर गया। सब सब अपने आसपास शब्द को न देखकर इशिका बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन तभी शब्द ने आकर इशिका को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। इसके एहसास से इशिका मुस्कुरा दी। शब्द, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। इशिका एक तरफ अपनी गर्दन थोड़ा सा झुकाते हुए बोली। शब्द के होंठ इशिका की गर्दन पर फिसल रहे थे, जिसके एहसास से इशिका को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी धड़कनें फिर से बढ़ती हुई महसूस हो रही थीं। आ जाने दो, कहकर शब्द ने इशिका के बालों को उसके एक कंधे पर किया और फिर उसकी पीठ पर भी अपने होंठ रख दिए। शब्द के एहसास इशिका को मदोस कर रहे थे। शब्द, प्लीज, इशिका इतना ही बोली थी कि शब्द ने उसे झटके से पलटा, जिससे इशिका और शब्द एक दूसरे के आमने सामने हो गए। शब्द ने इशिका के सर पर अपने हाथ रख इशिका के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। शब्द को अपनी तरफ आता देख इशिका के होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहती उससे पहले ही शब्द ने अपने होंठ इशिका के होंठों पर रख दिए। शब्द इशिका को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। दोनों की आंखें बंद थीं। 10 मिनट बाद वो दोनों अलग हुए तो शब्द ने इशिका को अपनी गोद में उठा लिया और स्विमिंग पूल से बाहर निकल आया। इशिका ने शब्द के गले में अपनी दोनों हाथ आपस में उलझा लिए। शब्द इशिका को अपनी गोद में उठाए हुए अपने कमरे में आया और सीधा इशिका को बाथरूम के गेट पर जाकर खड़ा कर दिया। इसी, अंदर जाकर कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, कहकर सब बाथरूम के दरवाजे से हट गया। शब्द के जाते ही इशिका मुस्कुरा दी और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके चेंज करने चली गई। शब्द भी क्लोजेट में कपड़े बदलकर बाहर आ गया था और ठीक उसी वक्त इशिका भी बाहर आ गई। जब उन दोनों की नज़र अपने कमरे पर पड़ी, जो बहुत खूबसूरती से डेकोरेट था। हमने तो ये देखा ही नहीं, इशिका अपने रूम को देखते हुए बोली। हाँ, हम तब अपने प्यार की मदोसी में थे। शब्द ने यह बात इशिका को देखकर बहुत धीमे से कही थी, जिसे इशिका सुन भी नहीं पाई थी। वो वैसे ही खोए हुए अपने कमरे की सजावट को देख रही थी। शब्द ने झटके से इशिका की हथेली को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर अपने माथे से इशिका के माथे को जोड़े हुए ही बड़े ही शरारती अंदाज में बोला, इसी, अब तो तुम्हें इसी रूम में रहना है, तो तुम बाद में आराम से अपना कमरा देख लेना। फिलहाल अभी मुझ पर ध्यान दे लो और मुझे अभी बहुत भूख लगी है। मगर अभी तो आपने मेरे साथ ऊपर डिनर किया था, फिर से भूख? इशिका ने नासमझी से उसे देखा। अब भूख लगी है तो लगी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शब्द ने उसी शरारती अंदाज से बोला। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए किचन से कुछ बनाकर लाती हूँ, कहकर इशिका किचन की तरफ जाने को हुई, मगर शब्द ने उसे फिर से खींचकर अपनी गोद में उठा लिया। मुझे जो खाना होगा वह मैं खुद ले लूँगा, ये कहकर शब्द इशिका को गोद में उठाए हुए ही बेड की तरफ बढ़ने लगा। बेड पर आते उसने धीरे से इशिका को बेड पर बैठाया और खुद भी उसकी बगल में आकर बैठ गया। मगर अभी तो आपको भूख लगी थी, इशिका ने शब्द को अपनी बगल में बैठता देखकर कहा। तो शब्द ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा। वही करने जा रहा हूँ, कहकर शब्द ने अपने होंठ इशिका के गाल पर रखे और धीरे से उसे लिटाकर खुद भी उसके ऊपर आ गया और फिर ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अगली सुबह शब्द और इशिका की कल की रात उन दोनों की काफ़ी खूबसूरत रात थी। कल वो दोनों आखिर एकजुट हो गए थे।
लेकिन आज की सुबह भी कुछ कम नहीं थी। आखिर आज अपना हीरो जो लौटकर वापस आ रहा था अपनी पायल के पास। जी हाँ, कबीर की बात कर रही हूँ। वो लंदन से आज लौटकर वापस आ रहा था और आज तो किसी और की वापसी भी होनी थी, जिसकी वजह से एक बड़ा राज सामने आना था। इशिका किचन में थी जब वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। इशिका के साथ राधिका भी सबकी पसंद का नाश्ता बनाने में इशिका की हेल्प कर रही थी। और आज तो वो भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि आज सुबह ही स्नेहा जी ने राधिका को बता दिया था कि उसके और राहुल के रिश्ते के लिए सबने हाँ कर दिया है और जल्दी ही वो राहुल की हो जाएगी। यह सोच सोच कर उसकी मुस्कुराहट उससे छिपते नहीं छिप रही थी। वहीं इशिका भी कल रात जो भी कुछ उसके और शब्द के बीच हुआ, उसके बारे में सोचकर उसके गाल लाल हुए जा रहे थे। और यह चीज़ शब्द किचन के बाहर से ही एक पिलर से टिककर खड़ा महसूस कर रहा था और इशिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब उसका फ़ोन बजा तो उसका ध्यान टूटा और फ़ोन रिसीव करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। शब्द के जाते ही पायल भी किचन के अंदर आ गई और दोनों को मन ही मन मुस्कुराता देखकर वो वहीं रुक गई, क्योंकि दोनों में से कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा था। दोनों ही मन खुद से बातें कर रही थीं। पायल कुछ बोलने को ही कि दरवाजे की घंटी बजने लगी, जिसे सुन पायल किचन से बाहर निकल गई। किचन से बाहर आते ही देखा बाहर आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पायल उसी वक्त सामने खड़े उस व्यक्ति से लिपट गई। उस व्यक्ति ने भी पायल को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। कबीर, आई मिस यू सो मच, कहते हुए पायल भावुक हो गई। कबीर उसे ऐसे ही बाहों में लिए हुए मुस्कुरा दिया। कबीर उसके कान में धीरे से शरारत से बोला, स्वीट हार्ट, मैं भी तुम्हारे होठों को बहुत मिस कर रहा था। पायल ने सुना तो उसने सिर उठाकर कबीर की तरफ देखा, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर उसे देखते हुए अपनी एक आंख दबा देता है, जिसे देख पायल का मुंह खुला रह गया। फिर गुस्से से कबीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे धक्का देने लगी, मगर कबीर ने उसे और कसकर पकड़ लिया और फिर उसके माथे पर हल्के से किस करके पायल को छोड़ दिया। पायल के अलग होते ही कबीर और पायल ने देखा, सब दरवाजे पर खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। सबको अपनी तरफ ऐसे देखता देख पायल ने झट से अपनी आंखें मींच लीं। कबीर पायल को देखकर मुस्कुरा दिया और आशा जी की तरफ बढ़कर उनके पैर छुए। आशा जी भी कबीर को खूब आशीर्वाद दिया और उसे अंदर लेकर आईं। तब तक इशिका और राधिका ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। कबीर ने बाकी सबके भी पैर छुए, फिर सबके साथ नाश्ते की टेबल पर आ गया। सबको खुले दिल से इशिका को अपनाता देख कबीर की भी आंखें नम हो गईं, जैसे दिल से वो यही चाहता हो जो आज उसे देखने को मिल रहा था। कबीर के हाथ पर पायल ने अपने हाथ रख अपनी पलकें झपका दी, जैसे वो बता रही हो कि अब सब ठीक हो चुका है। लेकिन नियति सब कुछ कहाँ इतनी आसानी से दे देती है। अभी तो शब्द और ऋषिका के साथ साथ पायल और कबीर को भी काफ़ी अग्नि परीक्षाएं देनी थीं। वो सभी नाश्ता करके उठे ही थे कि तभी फिर से डोरबेल बजी। अब की घर की किसी सर्वेंट ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखकर शब्द की बहुएं सिकुड़ गईं, क्योंकि वहाँ केशव खड़ा था और उसके पीछे इशिका के मामा मामी, जो केशव के साथ वापस आए थे। स्वागत नहीं करोगे हमारा? केशव बड़े ही स्टाइल के साथ अंदर आता हुआ बोला। क्यों, तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो जो हम तुम्हारे स्वागत में अपनी पलकें बिछा कर रख दें? पायल ने केशव के कहने पर अपनी स्टाइल में उसे उसकी बात का जवाब दिया। एक बार फिर से केशव को अपने सामने खड़ा देखकर इशिका की कंपकपी छूट गई, जिसे देख पायल सब समझ गई कि वो कौन है। केशव ने पायल की तरफ देखा तो बस उसे भी अपनी उसी गंदी नज़रों से देखने लगा, जिससे पहले वो कभी इशिका को देखा करता था। कबीर ने केशव को अपनी पायल की तरफ इस तरह देखता देख उसका खून खौल उठा, लेकिन शब्द ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। केशव ने शब्द को देखा तो वो मुस्कुराया और बड़ी मक्कारी के साथ, इशिका डार्लिंग, और कितना इंतज़ार करवाओगी? वैसे पिछले 4 सालों से तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूँ, इसलिए अब ये अपने नखरे छोड़ और चुपचाप चल मेरे साथ। हम आज ही मंदिर में शादी करके एक हो जाएंगे। केशव ने मुस्कुराते हुए इशिका को ऊपर से नीचे तक देखा। वो नीली साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी। सब ने उसे अपनी इशिका की तरफ देखते देखा और कहे, शब्द सुन,
उसकी हाथ की मुट्ठियां कस गईं, मगर वो खामोश रहा। केशव आगे बढ़ा। उसके पीछे राजेश जी, जो कि इशिका के मामा थे, और गीता, जो कि इशिका की मामी थी, वो भी केशव के साथ आकर खड़े हुए। लेकिन उन्हें डर था कि बाजी कहीं उनके हाथ में आने की बजाय पलट ना जाए। इशिका डार्लिंग, क्या सोच रही हो? आओ चलो मेरे साथ, केशव उसे देखते हुए बोला। तो सबकी नजरें इशिका और शब्द पर चली गईं। खुद इशिका भी शब्द की तरफ देख रही थी, मगर उसे रिएक्ट न करता देख वो मायूस हो गई। पायल ने भी शब्द की तरफ देखा, लेकिन शब्द को कुछ न बोलता देख उसे शब्द पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन कबीर शब्द की बात समझ गया था। उसे रोकने का अभिप्राय अब उसे समझ आ चुका था, और शब्द की चुप्पी इशिका को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी थी। आज इशिका को खुद अपने लिए स्टैंड लेना था। पायल आगे बढ़ने को हुई, मगर कबीर ने उसे इशारे से हाथ पकड़कर रोक लिया। किसी को भी कुछ न करता देख इशिका आगे बढ़ी। वो सिर नीचे किए हुए ही थी। केशव भी बहुत खुश हुआ ये देखकर कि इशिका उसकी बात मान चुकी है। राजेश और गीता जी की भी आंखें खुशी से चमक उठी। वहीं सबकी नजरें हैरानी से बढ़ती इशिका की ओर ही थीं। इशिका केशव के सामने पहुंची और खड़ी हो गई। वो अब भी सिर झुकाए खड़ी थी। केशव ने इशिका को अपने सामने खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर एक विजयी स्माइल आ गई। वो इशिका के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इशिका एकदम पीछे हुई और कसकर केशव के गाल पर तमाचा जड़ दिया, जिसे देख और सुन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शब्द धीरे से, शाबाश मेरी शेरनी, यही देखना था मुझे, बाकी अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, कहकर शब्द आगे आकर इशिका की बगल में खड़ा हो गया और इशिका को अपने बाहों के घेरे में लेते हुए मुस्कुराया, जिसे देख केशव तिलमिला गया। और फिर वो इशिका और शब्द को गुस्से से घूरने लगा। क्या देख रहे हो केशव? यही, इशिका आज भी नहीं बदली। वो कल भी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती थी, और आज भी तेरी इस निजता को मेरी इसी ने उसकी औकात दिखा दी। शब्द राठौर, केशव गुस्से से शब्द का कॉलर पकड़ लिया, जिसे देख सब आगे आने लगे, लेकिन शब्द ने हाथ दिखाकर सबको रोक दिया। शब्द राठौर, इशिका मेरी है, इस केशव राणा की, और उसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, खुद तू भी नहीं। केशव की बात पर शब्द मुस्कुराया और बड़े ही आराम से सोफे पर जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। केशव हक्का बक्का उसे देखता रहा। केशव राणा, तुझे क्या लगा कि तू इतनी आसानी से इस घर में घुसकर मेरी इसी को मेरी आंखों के सामने से लेकर चला जाएगा और मैं कुछ नहीं करूँगा? तुम्हारे आने की खबर तो मुझे पहले ही लग गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें आसानी से इस घर के अंदर आने दिया। तुम्हें बाहर कोई गार्ड तो नहीं दिखा होगा ना? कैसे दिखते? उन्हें मैंने जो वहां से हटाया था, वरना तू तो क्या, तेरी एक उंगली भी इस घर के अंदर नहीं आ सकती थी। शब्द आराम से बोला, लेकिन केशव उसकी बात पर खड़ा सोचता रहा। केशव सोच ही रहा था जब उसकी नज़र पायल के साथ खड़े कबीर पर पड़ी। उसे देख वो सोच में पड़ गया। उसे कबीर कहीं देखा देखा सा लग रहा था, मगर कहाँ, उसे ये याद नहीं आ रहा था। केशव, अब भलाई इसी में है कि तुम मेरी इसी का पीछा छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अगली बार मेरी इसी तुम्हें सिर्फ थप्पड़ नहीं मारेगी, तुम्हें खुद अपने हाथों से मौत देगी। शब्द ने फिर कहा, नहीं, आज मैं इशिका को अपने साथ लेकर जाऊंगा, वो आज मेरी बनकर रहेगी। केशव बोला तो राजेश और गीता दोनों आगे आए। उसे कहा, केशव वापस चल, इशिका को छोड़। नहीं, मैं इशिका को लेकर ही जाऊंगा, केशव ने कहा तो राजेश जी और गीता उसे खींचकर बाहर ले गए। बाहर आकर केशव बहुत गुस्से में था। आज उसे अपनी हार दिखी थी। आज इशिका उसके सामने थी, लेकिन वो उसे अपने साथ उसे लेकर नहीं आ पाया था, जिसका उसे बहुत गुस्सा था। वहीं राजेश और गीता के मन में कुछ और ही बात चल रही थी। शब्द ने केशव को इतनी आसानी से जाने कैसे दिया? तभी राजेश जी के दिमाग में कुछ कौंधा। वो केशव की ओर मुड़े। केशव, मेरी बात सुनो, राजेश जी बोले। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस इशिका चाहिए, वो भी आज ही, केशव गुस्से से बोला। केशव, पहले मेरी बात सुनो, राजेश जी ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा। तो केशव शांत होकर राजेश जी की तरफ देखने लगा। केशव, तुमने कभी हमें बताया था कि तुम्हारे पास इशिका का कोई खास राज है जो हमारे फेवर में जा सकता है? राजेश जी ने उसे याद दिलाया तो केशव सोच में पड़ गया। फिर कुछ याद आते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, हाँ जीजा जी, अच्छा याद दिलाया, एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है मेरे पास,
जिससे कि इशिका खुद मेरे पास आएगी और मेरी बाहों में होगी। फिर उसे कबीर का चेहरा याद आया, जिसे सोचकर वो बोला, जीजा जी, पहले मुझे एक जगह जाना है। कोई बात है जो मुझे कन्फर्म करनी है। केशव एक चाइल्ड होम केयर करके जो अनाथालय था उसके बाहर खड़ा हुआ था। केशव उस अनाथालय को देखकर मुस्कुराया, जहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। केशव आगे बढ़ा और सीधा उस अनाथालय के अंदर चला गया। केशव एक बड़े से केबिन के अंदर बैठा था। वो उस अनाथालय के संचालक का इंतजार कर रहा था। हेलो मिस्टर राणा, कैसे आना हुआ? एक व्यक्ति जो उस बड़े से केबिन के अंदर आता हुआ सीधे केशव के सामने जाकर बैठ गया। केशव उसे देखते हुए मुस्कुराया। क्या यार, अपने दोस्त से अब ऐसे मिलेगा? आ गले तो मिल, कह केशव उठा और अपनी बाहें फैला दी। वो व्यक्ति भी मुस्कुराते हुए उठा और केशव से गले लग गया। फिर दूर हुआ। केशव को वापस अपनी जगह पर बैठने का बोल, खुद भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया। फिर वहां के चपरासी को 2 चाय लाने को बोल केशव की तरफ देखा। केशव, अब बोल, आज इतने सालों बाद कैसे अपने से यार की याद आ गई? उस व्यक्ति के बोलने पर केशव सोच में पड़ गया कि वो कहाँ से शुरू करे, लेकिन उसे शुरुआत तो कहीं से तो करनी थी। यार निक, सुन, मैं यहाँ 10 साल पहले आया था अपने किसी जरूरी काम से, क्योंकि तब मुझे पता चला था कि जो मेरे जीजा जी हैं, उनकी बहन और उनके पति ने यहाँ से एक बच्ची को गोद लिया था, क्योंकि वो दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते थे। केशव बोला, हाँ तो अच्छी बात है ना, उनका यहाँ से किसी बच्ची को गोद लेने से उसका जीवन सुधर गया। केशव का दोस्त बोला, देख निक, बात वो नहीं है। जीजा जी की बहन और उनके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई, काफी साल हो गए हैं। केशव बोला तो उसके दोस्त के चेहरे पर अफसोस के भाव आ गए। ओ सॉरी, लेकिन वो बच्ची, वो कैसी है अब? उसके दोस्त ने पूछा। हाँ ठीक है वो अब, लेकिन निक, मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए, केशव ने थोड़ी मक्कारी के साथ कहा। हाँ बोल ना, केशव का दोस्त अब भी केशव की तरफ देख रहा था। मुझे ना उस लड़की की फाइल देखनी है, बस एक बार, ताकि मैं उस लड़की की कुछ हेल्प कर सकूं। केशव थोड़ा सोचते हुए बोल रहा था। मतलब, मैं समझा नहीं, कैसी हेल्प? केशव का दोस्त अब भी असमंजस से उसे देख रहा था। यार वो मैं बस एक बार इशिका की फाइल देखना चाहता था। क्या पता उसमें मुझे इशिका के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चल जाए, तो सोचो, उसे उसकी अपनी असली पहचान मिल जाए, फिर इशिका भी अपनी असली पेरेंट्स से मिल पाएगी। बस, मैं उसे उसके हिस्से की खुशी देना चाहता हूँ। केशव बोला ही था, तब तक वो चपरासी 2 चाय लेकर टेबल पर रख चुका था। वो वापस जाने को मुड़ा ही था कि केशव का दोस्त बोला, रमेश, वो 10-15 साल में इशिका के नाम की बच्ची की फाइल ढूंढ कर ला सकते हो? 10-15 साल पहले इतनी पुरानी फाइल, इशिका नाम की बच्ची की? ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ सर, कहकर वो चपरासी खोजने चला गया। रघुवंशी हाउस। कबीर पायल के साथ वापस अपने घर आ गया था। कबीर पायल के साथ घर के अंदर आया ही था कि उसे यामिनी जी के साथ अनुश्री बैठी दिखी। यह लोग अब तक इस घर में हैं। पायल ने यह बात अनुश्री को देखकर धीरे से कही थी, जिसे सुन कबीर मुस्कुरा दिया था। कबीर, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अनुश्री सीधा कबीर के गले लगते हुए बोली, जो पायल को बुरी तरह से खल गई। यूं नो कबीर, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। ये कहते हुए अनुश्री पायल को मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन पायल तो गुस्से से जली भुनी जा रही थी। कबीर बस पायल के एक्सप्रेशन देख रहा था। तभी आयुष भी वहां आ गया। उसने पायल को देखा तो देखता रह गया। आज उसने पायल को कितने दिनों बाद देख रहा था। पायल की खूबसूरती उसे पागल बनाने को तैयार थी। उस पर पायल का गुस्सा उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। हेलो पायल, तुम आ गई? आयुष ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, लेकिन पायल का पूरा ध्यान कबीर और अनुश्री पर था, इसलिए वो बिना कुछ बोले गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली गई। कबीर ने देखा तो मन में, उफ, अब तो पायल को मनाना पड़ेगा, वरना यह पायल मेरी जान ही ले लेगी। कबीर सोच ही रहा था जब अनुश्री ने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर लिया, जिसे देख कबीर ने झटके से अनुश्री को धक्का दिया और गुस्से से, अनुश्री, यह जो तुमने किया है, यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। दोबारा अगर तुम मेरे आसपास भी भटकी ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, कहकर कबीर भी अपने कमरे की तरफ चला गया।
जमीन पर गिरी अनुश्री बस ऊपर जाते हुए कबीर को गुस्से से देख रही थी। तुम्हें तो मेरा होना ही होगा कबीर, तुम्हें मेरा ही होना होगा, वो भी बहुत जल्द, कहकर अनुश्री गुस्से से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। आयुष और यामिनी जी उसे बस जाते हुए देखते रहे। अनाथालय केशव के सामने इशिका की फाइल थी। वो कोई 20 साल पुरानी फाइल थी जिसमें इशिका 1 महीने की थी। जब वो इस अनाथालय के अंदर लाई गई थी, उसे इस अनाथालय में लाने वाली एक औरत थी और फिर इशिका के 3 साल पूरे होने पर उसे एक कपल ने गोद ले लिया था। केशव उस औरत का नाम पढ़ रहा था, हालांकि वो पेपर में लिखा इंक अब काफ़ी हद तक धुंधला पड़ चुका था, लेकिन उसे हल्का फुल्का पढ़ा जा सकता था। उस औरत का नाम था कुमुद सिंह। उसमें कुमुद सिंह की फ़ोटो भी लगी थी। केशव ने उस फ़ोटो को गौर से देखा। भले ही वो फ़ोटो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उस फ़ोटो की तब भी पहचान की जा सकती थी। केशव ने कुमुद की 1-2 फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली और फिर उस औरत के बारे में या इशिका के बारे में कुछ और पता लगाने के लिए वो फाइल देखने लगा। इशिका के पिता के नाम की जगह खाली थी, लेकिन ये कुमुद रघुवंशी की खोज कहाँ से शुरू करें, यह सोच रहा था, क्योंकि उस फाइल में इशिका की माँ के नाम व फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं था। क्या हुआ, कुछ मिला तुमको? केशव के दोस्त ने पूछा। नहीं, बस इशिका की माँ का असली नाम व फोटो के अलावा कुछ भी नहीं है। केशव थोड़ा उदास होते हुए बोला। अरे तू दिल छोटा ना कर। मेरे चाचा 17 साल पहले इस चाइल्ड होम केयर के केयर टेकर थे। वो ही इस अनाथालय को तब संभालते थे। हो सकता है मेरे चाचा इशिका की माँ के बारे में जानते हों या उनसे मिले हों। वैसे तू सही वक्त पर आया है। चाचा जी इस समय मेरे साथ में ही हैं, वरना अगले हफ्ते वो अपने बेटे से मिलने अमेरिका मिलने जाने वाले थे। केशव के दोस्त ने कहा तो केशव की आंखें चमक गईं। अरे यार, तब तू यहाँ क्यों बैठा है? मुझे अभी तेरे चाचा से मिलना है, कहकर केशव खड़ा हुआ और तुरंत अपने दोस्त के साथ उसके चाचा से मिलने निकल गया। कुछ देर में वो तीनों आमने सामने बैठे थे। केशव के दोस्त के चाचा कुमुद की फोटो देखकर किसी सोच में गुम थे। वो कपकपाती आवाज में धीरे से बोले, कुमुद मेरे दोस्त की बेटी थी, बहुत ही होनहार और प्यारी बच्ची थी, हमेशा हर चीज में अव्वल आती। एक बार कुमुद की दोस्ती सूरज कुमार से हो गई। सूरज एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन पढ़ाई में मेधावी था और साथ ही बहुत मेहनती। तभी कुमुद की नज़र सूरज पर पड़ी। सूरज भी कुमुद के साथ उसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन बस उसे मतलब था अपनी पढ़ाई से। उसने अपने स्कॉलरशिप के बल पर कुमुद के बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था। केशव के दोस्त के चाचा बोलते जा रहे थे, लेकिन केशव को इस प्रेम कहानी से चिढ़ मच रही थी। वो बस इशिका की कमजोरी तक पहुंचना चाहता था, जिससे वो इशिका को अपने पास आने के लिए मजबूर कर सके। कुमुद ने सूरज की शालीनता, उसकी पढ़ाई को लेकर जो लगन था वो देखकर अपना दिल हार बैठी थी। हालांकि कुमुद भी पढ़ाई में मेधावी थी, लेकिन सूरज उसकी बात ही कुछ और थी। धीरे धीरे कुमुद पढ़ाई के जरिए सूरज से मिलने जुलने लगी। फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये उन दोनों को ही पता नहीं चला। एक बार मेरे दोस्त को अपनी बेटी कुमुद और सूरज के रिश्ते का सच पता चल गया। तब उन दोनों के बीच बात इतनी बढ़ चुकी थी कि कुमुद माँ बनने वाली थी। ये बात मेरे दोस्त को नागवार गुजरी। वो किसी भी हालत में कुमुद का बच्चा गिरवा देना चाहते थे, लेकिन कुमुद भी जिद पर अड़ गई थी कि वो इस बच्ची को मरने नहीं देगी। तब मेरे दोस्त ने कुमुद के सामने एक शर्त रखी कि उसे सूरज को भूलना होगा और जिससे उसके पिता उसकी शादी करने को कहेंगे, उससे कुमुद को बिना किसी आवाज़ के चुपचाप शादी करनी होगी और इस बच्चे को जन्म देने के बाद ही इसे किसी अनाथालय में फेंक आएगी, तभी ये बच्चा जन्म ले सकता है। तब कुमुद को अपने पिता की शर्त माननी पड़ी। उसने सूरज से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए, जिसके चलते सूरज ने खुदकुशी कर ली। उस दिन के बाद कुमुद पूरी तरह से टूट गई। कुमुद का 8वां महीना चल रहा था। तब तक मेरे दोस्त ने कुमुद का रिश्ता मिस्टर देवेश रघुवंशी के बेटे विशाल रघुवंशी के साथ तय कर दिया। फिर कुमुद को अपनी दूर के रिश्तेदार के यहाँ डिलीवरी तक के लिए भेज दिया। फिर 1 महीने बाद कुमुद ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसकी देखभाल पूरी होने के बाद कुमुद अपनी बच्ची के साथ वापस आ गई, लेकिन शर्त के मुताबिक उसने इसे अनाथालय में इशिका को छोड़ दिया।
तब बेचारी बहुत रोई थी। मैं चाह कर भी उसके आंसू नहीं पोंछ सकता था, क्योंकि मेरा दोस्त यह नहीं चाहता था कि कुमुद इस बच्ची को अपना ले। इस बच्ची का नाम कुमुद ने ही रखा था। यह उसकी इच्छा थी, जिसे मेरे दोस्त ने ना चाहते हुए भी पूरा किया। फिर इशिका को देने के बाद मेरे दोस्त ने कुमुद की शादी हफ्ते भर में ही विशाल रघुवंशी से कर दी। विशाल रघुवंशी का नाम सुन केशव के दिमाग में कबीर रघुवंशी का चेहरा घूम गया, क्योंकि कबीर रघुवंशी विशाल रघुवंशी और कुमुद रघुवंशी का बेटा है। इसका मतलब है कि यह सोचकर केशव की आंखें चमक उठीं। वो उठा और अपने दोस्त के गले लग गया और बोला, यार निक, थैंक्स, मगर अभी मैं चलता हूँ। फिर टाइम मिले तो आराम से मिलूंगा, कहकर उसने इशिका की इन्फॉर्मेशन ली और वहां से निकल